हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। जैसा कि हमने बताया था कि हम आपके लिए इस चैनल पर सीयूटी के प्रैक्टिस पेपर करवाएंगे जो कि अकाउंटेंसी और मैथ के होंगे। ठीक है, आज की पहली वीडियो है हमारी जिसमें हम अकाउंटेंसी का प्रैक्टिस पेपर करवा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो कंसेप्ट्स हैं ना, वो हम सारे के सारे कंसेप्ट आपको अलग अलग समझाएंगे ना, तो अलग अलग समझाने से क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। आपने 12th क्लास का सारा कंसेप्ट पढ़ ही रखा है, तो 12th क्लास से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं इसमें सीयूटी में। तो हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिस पेपर करते हैं, और प्रैक्टिस पेपर करने से हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और अगर किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट आता है या नया कंसेप्ट आता है, उसको तो मैं समझाऊंगा ही समझाऊंगा नॉर्मल तरीके से। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूड इन अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपको पता ही ना हो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता भी होनी चाहिए। जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आता है। पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब ये बताओ कि क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल आता है? बिल्कुल आता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ना क्या क्या आता है, जो पार्टनर्स की इनकम होती है वो आती है, और जो पार्टनर के एक्सपेंसेस होते हैं वो आते हैं। इनकम किस साइड आती है? वो क्रेडिट साइड आती है। ठीक है, पार्टनर से रिलेटेड जो इनकम होती है, यानी कि पार्टनर्स की जो इनकम होती है, जो पैसे पार्टनर को मिलने वाले हैं, वो क्रेडिट साइड में आते हैं, और जो पार्टनर्स देगा, जो उसके खर्चे हैं, वो डेबिट साइड में आते हैं। मतलब क्रेडिट साइड में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि पार्टनर की सैलरी, ठीक है, प्रॉफिट, कमीशन, ठीक, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। और यहाँ पर क्या आ सकता है, जैसे कि उसकी ड्राइंग, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ सकता है, और लॉसेस आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरफ क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में आती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपके लिए कौन सा सही है। जो जो पार्टनर्स की इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वही आते हैं, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन था पहला ऑप्शन था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल फर्म के इसके लिए, पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है या एक्सपेंसेस है? वो इनकम है। ठीक है ना, जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको उसकी कैपिटल पर, तो वो उसके लिए क्या, इनकम है। ठीक है, तो वो इनकम कहाँ पर आएगी, उसके क्रेडिट साइड में आएगी। मतलब ये मतलब आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में था नॉट इंक्लूडेड वाला बताना है, जो नहीं आएगा। ठीक है, बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, और सैलरी टू पार्टनर। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, और सैलरी टू पार्टनर। अब इसमें से पता है कौन सा आंसर सही है आपका? इसका आंसर है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। क्यों? क्योंकि देखो, लोन जो होता है ना, लोन बाय पार्टनर जो होता है, वो लोन जब भी पार्टनर्स कंपनी को लोन देता है ना, वो एज अ आउटसाइडर देता है। कैसा देता है? आउटसाइडर। वो एज्यूम करता है कि वो पार्टनर नहीं है, वो आउटसाइडर है। क्योंकि आपको ध्यान होगा तो लोन जो होता है वो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते, वो लिखते हैं पीएनएल अकाउंट में। लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो पीएनएल अकाउंट में लिखा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि हम उसे एज अ आउटसाइडर समझते हैं। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज़ें आती हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि कंपनी और पार्टनर्स के बीच में जिसका रिलेशन बन रहा है। ठीक है ना, एज अ पार्टनर बन रहा है, एज अ आउटसाइडर नहीं। लोन हमेशा आउटसाइडर की तरह ट्रीट होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर क्या होता है। अब इसको पहले ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन क्या कह रहे हैं, बोला है करंट अकाउंट जो होता है पार्टनर का, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, क्या उसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है? विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, क्या उसमें हमेशा डेबिट बैलेंस होता है? कैन नेवर हैव अ डेबिट बैलेंस, कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। मे हैव अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। अब देखो, कभी कभार ना हम ऑप्शन को देख के भी समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो, ऑप्शन ही गलत दे दिए यहाँ पर, है ना। जैसे कि क्वेश्चन में कह दिया कि यहाँ पर विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। अगर ऑलवेज क्रेडिट होगा तो डेबिट तो कभी नहीं हो सकता, है ना। तो डेबिट कभी नहीं हो सकता, तो अगर इस क्वेश्चन को सही बोलेंगे हम तो ये भी सही हो जाएगा, है ना।
तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही गलत हैं। और इधर बोल रहा है कि विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। और दूसरे में बोल रहा है मे हैव अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। पहले आप समझिए कि करंट अकाउंट होता क्या है। देखो करंट अकाउंट क्या होता है, जैसे कि हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, उसी तरीके से एक करंट अकाउंट बनाते हैं। करंट अकाउंट में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो रेगुलर बेसिस पर आती हैं, रेगुलर बेसिस पर। जैसे कैपिटल अकाउंट होता है ना, वैसे ही होता है करंट अकाउंट, बट कैपिटल अकाउंट में फिक्स बेसिस पर चीज़ें लिख दी जाती हैं और करंट अकाउंट में रेगुलर बेसिस पे चीज़ें लिखी जाती हैं, मतलब डे टू डे लाइफ वाली चीज़ें लिखी जाती हैं। जैसे कि अब पार्टनर को सैलरी मिल रही है, तो सैलरी मिल रही है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उसको सैलरी को करंट अकाउंट में शो कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसे करंट अकाउंट में शो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो छोटी छोटी रेगुलर बेसिस पर चीज़ें, ड्राइंग निकाल रहा है तो उसे करंट अकाउंट में शो कर सकते हैं, बट परमानेंट ड्राइंग निकाल रहा है तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगी। बात समझ रही, मतलब कैपिटल एडिशन कर रहा है या कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगी, ठीक है। और करंट अकाउंट में क्या आता है, रेगुलर बेसिस वाली चीज़ें आती हैं, जो छोटी छोटी रेगुलर बेसिस वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, जो रेगुलर बेसिस वाली चीज़ें होती हैं वो जरूरी थोड़ी कि हमेशा इनकम बनेगी। करंट अकाउंट का जो सिस्टम होता है वो कैपिटल अकाउंट जैसी होता है, क्रेडिट साइड में इनकम आती है और डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है ना। अब बताओ, क्या हमेशा उस व्यक्ति के लिए इनकम ही होगी, मतलब हमेशा वो कंपनी से इनकम ही कमाएगा, एक्सपेंसेस नहीं लेके जाएगा, कोई खर्चा नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, करंट अकाउंट हमेशा क्रेडिट और हमेशा डेबिट तो हो ही नहीं सकता, है ना। हमेशा वाला कंसेप्ट तो गया कि ऑलवेज क्रेडिट, ये भी गलत, और ऑलवेज डेबिट, ये भी गलत। बस समझ रही। और ये तो वैसे ही गलत था क्योंकि बोल रहा है नेवर डेबिट, कि डेबिट कभी नहीं आ सकता, तो ये तो गलत ही था। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है वो है डी, मे हैव अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। भाई डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है। बस समझ आ रही है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। R and X are two partner contributed 6 लाख and 8 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब उनकी जो कैपिटल है वो 6 लाख और 8 लाख रुपए दे रखी है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज़ 80,000। फर्म का प्रॉफिट कितना आया है, 80,000 रुपये का। एक्स शेयर इन प्रॉफिट वुड बी। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस प्रॉफिट में, 80,000 के प्रॉफिट में एक्स का कितना शेयर है। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ पर गलती क्या करेंगे, गलती ये करेंगे कि वो ये सोचेंगे कि आर ने कैपिटल लगाई है 6 लाख और एक्स ने कैपिटल लगाई है 8 लाख, तो इनका रेशियो बन रहा है 6:8 का, ठीक है। बच्चे सोचेंगे ऐसा, बट ऐसा नहीं है। आपको ध्यान देना है कि जब कभी पार्टनर्स के शेयर्स आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होते तो उस बेसिस पर हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 को अप्लाई करते हैं। और उसमें कहता है कि अगर ऐसा होता है कि क्वेश्चन साइलेंट होता है अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उस कंडीशन में आपको इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो काउंट करना है। तो इसका मतलब क्या है कि इस 80,000 को हम इक्वली बांटेंगे, किस में, आर और एक्स में। तो इक्वली बांटेंगे तो एक्स के पास कितना हिस्सा आएगा, एक्स के पास हिस्सा आएगा 40,000 रुपये। बात समझ रही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 40,000। तो देखिए कितना कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ रही है। कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहे ही होंगे आपको, ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जो भी डाउट है उसे कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर समझ में आ रहे हैं उसको भी कमेंट करना कि हाँ हमें समझ में आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको ना इस पीडीएफ को चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, आपको ये पीडीएफ पूरी की पूरी मिल जाएगी। आप घर पे बैठ के फिर आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो डेबिट बैलेंस बोल रखा है, बोल रहा है अमाउंट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर टू। आप बस इतना ध्यान रखना, बैलेंस शीट में जो भी चीज़ लिखी होती है ना, बैलेंस शीट में जो भी चीज़ लिखी होती है वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। बाकी सारी चीज़ें भूल जाइए, बस इतना ध्यान रखिए। बैलेंस शीट अगर आ गया ना, बैलेंस शीट जैसे ही आ रहा है तो आप बस इतना लिख दो कि ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। बात समझ रही। अब इसी प्रकार से अब डेबिट बैलेंस तो इससे कोई मतलब नहीं है, वैसे डेबिट बैलेंस का मतलब है ये लॉस है, ठीक है। क्या है, लॉस,
क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है वो लॉस होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि लॉस जो है बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, बैलेंस शीट में डेबिट साइड में लिखा हुआ है, जो आपकी एसेट साइड होती है उस साइड लिखा हुआ है, तो वो कहाँ पर जाएगा? तो आपको यह देखना है कि ऑप्शन क्या है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं जाएगा उसमें, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं जाएगा उसमें, ऑल पार्टनर्स में नहीं, ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा। किस में जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझ के करना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहले क्वेश्चन को ऑप्शन को पढ़ लीजिए, देन फिर ये पता करिए कि इनमें से करेक्ट कौन सा है, क्योंकि चारों पढ़ना जरूरी है। किसी एक को पढ़ने के बाद ये मत कहना कि ये करेक्ट है, अकेला पढ़ा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन पे आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 5। हर क्वेश्चन पे आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, चाहे एमसीक्यू हो चाहे कैसे भी हो, एमसीक्यू ये आते हैं। मगर आपने गलत कर दिया तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट भी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ें ध्यान से और ऑप्शन भी सारे पढ़ें, ठीक है। एक ऑप्शन को पढ़ने के बाद चेक ना करें कि ये सही है। तो देखो ऑप्शन पढ़ो। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज कब होता है? जब एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होती है और डेथ होती है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट हो रहा है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। बच्चों को ये तो पता होगा कि रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, ठीक है। बट बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है या नहीं बनता। तो मैं आपको बता दूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन खत्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट के टाइम एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है। मतलब पहली कंडीशन ये सही है वैसे, ठीक है। दूसरा देखते हैं, द न्यू पार्टनर इज लायबल फॉर पास्ट लॉसेज। जो नया व्यक्ति है वो पुराने जो लॉसेज हैं उनके लिए लायबल होगा, क्या उनको पे करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो क्यों पे करेगा, है ना? तो ये गलत बात है। आगे, इन केस द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, अ गुडविल अकाउंट शुड बी रेज इन द फर्म्स बुक एज पर AS 10। ये भी गलत है। इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि अगर कोई नया पार्टनर गुडविल नहीं लाया कैश में तो उसकी जो कैलकुलेशन है वो AS 10 के अकॉर्डिंग करेगी? नहीं। अगर कोई नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो हम उसकी जो कैलकुलेशन है उसके करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब उसके करेंट अकाउंट को ही क्या कर देते हैं? उसके करेंट अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं कि भाई अगर पैसे लाता तो पैसे को डेबिट कर देते हैं, अगर पैसे नहीं लाया तो उसको डेटर बना लो, ठीक है। तो ये भी गलत बात कर रहा है। फोर्थ कह रहा है व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड, अगर कोई एक पार्टनर एडमिटेड होता है, इट इज़ टर्म एज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, उसको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं? नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है फर्म का बंद हो जाना, ठीक है। अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है उसे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं कहते, उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसे क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में और फर्म के डिसोल्यूशन में फ़र्क है। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन मतलब जो पुराने व्यक्ति थे उनके बीच में जो एग्रीमेंट है उसे हटाकर अब नया एग्रीमेंट बनेगा। तो पुराना एग्रीमेंट क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। खत्म होने को ही क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रही है, ना कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रही है। ये जो फर्म लिखा है इसकी वजह से ये क्या हो गया? ऑप्शन गलत हो गया। बात समझ रही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर A आपका सही है कि जब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज होता है, जब एडमिशन होता है ना उस टाइम, तो हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है A and B वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3। अच्छा चलो, इनका जो रेशियो दे दिया वो कितना दे दिया? 4:3 दे दिया। दे एडमिटेड C एज अ न्यू पार्टनर
द न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशियो बिटवीन ABC वाज 3:2। तो न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों दे दिए, ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो है, ठीक है। अब कह रहा है A सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ C। जो C नया पार्टनर आया है उसको अपना हिस्सा कौन दे रहा है? A, है ना। A कितना दे रहा है? 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो देखो A सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा? A का सेक्रीफाइस हो जाएगा 1/4 ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर मतलब उसका शेयर कितना था? देखो यहाँ पर A और B था ना, तो उसका शेयर था 4/7। तो इसका मतलब वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/7 सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना कर रहा है? 1/7 वो अपना सेक्रीफाइस कर रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है बीज सेक्रीफाइस विल बी, बी का सेक्रीफाइस कितना होगा? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अब एक बात बताइए, सी को मिल रहा कितना है? सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है 2/7। क्या है? 2/7, जिसमें से 1/7 तो कौन दे रहा है? ए दे रहा है। बात समझ में आ रही है? 1/7 कौन दे रहा है? ए दे रहा है। तो बी कितना दे रहा होगा? बचा हुआ ही तो दे रहा होगा। तो सिंपल सी बात है कि बी का सेक्रीफाइस निकालने के लिए क्या करोगे आप? जो सी का शेयर है 2/7, उसमें से माइनस कर दोगे ए का शेयर 1/7, तो बचेगा कितना? 1/7। तो मतलब बी भी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/7 ही सेक्रीफाइस कर रहा है। बात समझ रही? तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझना है अच्छी तरीके से और तब उसको करना है, ठीक है। नोट कर सकते हो आप इसको। अगला देखते हैं। 7th कह रहा है प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर। जब आप शेयर्स को इश्यू करते हो ना, तो आप प्रीमियम लेते हो। तो जो प्रीमियम आप लेते हो वो कहाँ पर ट्रांसफ़र होता है? कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, जनरल प्रॉफिट, जनरल लॉस। पहले से इसमें से ना 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। अगर थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे ना, तो इसमें से 2 ऑप्शन तो हमें गलत नज़र आ ही रहे हैं। कौन से? कैपिटल लॉस और जनरल लॉस। क्यों? क्योंकि प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसे। तो एक्स्ट्रा पैसे से हमें लॉस थोड़ी होगा। अगर 10 रुपये की चीज़ हम 15 रुपये में ले रहे हैं तो उससे लॉस थोड़ी हो रहा है, हमें तो प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले तो 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए, यानी कि ये 50-50 का चांस आ गया आपका। अब या तो कैपिटल गेन में जाएगा या तो जनरल प्रॉफिट में जाएगा। अब जनरल प्रॉफिट और कैपिटल गेन दोनों के बारे में समझो। इसमें वो चीज़ें जाती हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए होती हैं, लॉन्ग टर्म वाली होती हैं, और इसमें सभी जाती हैं। वैसे तो शॉर्ट टर्म वाली भी जाती हैं और लॉन्ग टर्म वाली भी जाती हैं, मगर इसमें आप एक स्पेसिफिक चीज़ भी दे सकते हो। तो अब शेयर्स हैं, शेयर्स आप शॉर्ट टाइम के लिए तो नहीं करते, लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ना आपका, वो होगा ए, यानी कि कैपिटल गेन, ठीक है। कैपिटल गेन में ये ट्रांसफ़र होगा, ना कि जनरल प्रॉफिट में ट्रांसफ़र होगा। बात समझ रहे? जनरल प्रॉफिट हर जगह नहीं आता। डिबेंचर हो, शेयर्स हो, उसमें जो भी चीज़ आती है वो कैपिटल गेन आती है। आपने करा भी होगा, फोरफीचर का अमाउंट आप ट्रांसफ़र करते हैं ना कैपिटल रिजर्व में, तो कैपिटल गेन हो गया वो आपके लिए। बात समझ आ रही है? तो ध्यान रखना, ये कैपिटल गेन होगा, ठीक। अगला देखते हैं 8th। क्वेश्चन नंबर 8th। क्वेश्चन नंबर 8th कह रहा है ऑथराइज कैपिटल 2 लाख रुपए ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 2000 शेयर ऑफ 100 रुपीज़ ईच। देखो हर क्वेश्चन को ना सही से समझना है और हर वर्ड को सही से समझना है। ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड आप यहाँ पर मतलब समझ नहीं रहे वो कहीं और नहीं आएगा, कहीं भी आ सकता है ना। यहाँ पर नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं और नहीं आएगा। तो हर जगह हर वर्ड को समझिए। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया, ऑथराइज कैपिटल। क्या होती है ऑथराइज कैपिटल? वो कैपिटल होती है जिस पर हम जो आरओसी होते हैं ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, उनसे जो अपनी कैपिटल ऑथराइज कराते हैं कि हम कितने शेयर्स मार्केट में इशू कर सकते हैं, तो उस कैपिटल को क्या कहते हैं? ऑथराइज कैपिटल कहते हैं, जिसे हम रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। इसी के नाम है 2, रजिस्टर्ड और नॉमिनल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमने ऑथराइज करवाए थे ना 2 लाख रुपए, उनको हमने शेयर्स में डिवाइड कर दिया, वो भी कितने शेयर? 2000 शेयर्स में डिवाइड कर दिया।
और हर शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 100 रुपये, जिसको हम फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू कहो या नॉमिनल वैल्यू कहो, दोनों एक ही हैं। अब उसमें से कह रहा है कि 2000 शेयर्स में से 1200 शेयर वर इशू टू पब्लिक। सारे के सारे जरूरी थोड़ी कि हम सारे के सारे इशू कर दें, कुछ पैसा बचा लेते हैं रिजर्व कैपिटल के तौर पर। आपको ध्यान होगा, रिजर्व कैपिटल के तौर पर कुछ पैसा बचा लिया जाता है ऑथराइज में से, और कुछ पैसा इशू कर दिया जाता है। सारे शेयर हम इशू नहीं करते, कुछ बचा भी लेते हैं। जो बचा लेते हैं ना, और वो रिजर्व कैपिटल कहलाते हैं। और वो कहाँ यूज़ होते हैं, वो यूज़ होते हैं वाइंडिंग अप पर। कब यूज़ होते हैं, वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब क्या है, जब कंपनी की सिचुएशन ख़राब चल रही होगी, बंद होने की कंडीशन में होगी, तो उस टाइम हम उन शेयर्स को लॉन्च कर देते हैं। बात समझ आ रही है? तो वाइंडिंग अप पर उसको लॉन्च किया जाता है, ध्यान रखना। तो 1200 शेयर हमने इशू कर दिए, कहाँ पर, पब्लिक में। द पब्लिक हैज़ अप्लाइड 1500 शेयर, और पब्लिक ने क्या कर लिया, अप्लाई कर लिया 1500 शेयर। मतलब हमने तो 1200 शेयर मांगे थे, पब्लिक ने हमें 1500 शेयर की एप्लीकेशन दे दी। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट इशू कैपिटल। अब हम कितना कैपिटल, कितनी कैपिटल इशू करेंगे। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, कितनी कर सकते हैं भाई, जितना हमारी मतलब कैपेसिटी है उतनी ही कर सकते हैं। यानी कि हमने तो 1200 शेयर की मतलब सेल करने की बोली थी ना, हमारे पास तो 1200 शेयर हैं। अब 1200 शेयर्स हम सेल कर रहे हैं और पब्लिक ने 1500 शेयर्स मांगे। तो अब बताओ, कोई दुकान, आप किसी दुकान पे गए और आपने 10 चीज़ें मांगी, बट उसके पास 7 हैं, तो वो 7 ही तो दे सकता है। तो सिंपल सी बात है, हम जो इशू कर सकते हैं वो कितने कर सकते हैं, 1200। 1200 शेयर मल्टीप्लाई बाय 1200 शेयर मल्टीप्लाई बाय कितने का एक था, 100 रुपये का। तो इसका मतलब 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 रुपये हम क्या कर सकते हैं, इशूड कर सकते हैं, जो कि कहलाएगी इशूड कैपिटल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, 5 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, और अब तो 50 क्वेश्चन आएंगे आपके पास और 60 मिनट मिलेंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ शेयर ऑफ 10 रुपीज इज इशूड एट 40% प्रीमियम। ठीक है, अगर कोई शेयर 10 रुपये का है और 40% के प्रीमियम पे इशू हो रहा है, देन व्हाट विल बी द इशूड प्राइस। उसका इशूड प्राइस क्या होगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, 10 रुपये की चीज़ 40% का प्रीमियम प्लस कर दो, तो 10 का 40% कितना होता है, 4। तो 10 में 4 प्लस कर दिए तो 14। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सिंपल से बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। CUT दे रहे हो आप, यानी कि किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए आप फॉर्म मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, ना कि उसके कोई फाइनल पेपर का दे रहे हो या कुछ ऐसा, है ना। एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एंट्रेंस में बच्चे का बस ये देखा जाता है कि IQ कितना अच्छा है, कि आपको कितनी चीज़ें पता हैं और कितनी चीज़ें नहीं पता। अब उसमें ये थोड़ी है कि आपको टफ़ एग्ज़ाम दे देंगे, टफ़ एग्ज़ाम नहीं देते। टफ़ एग्ज़ाम तो हाई लेवल पे आता है, जब आप कॉलेज में पढ़ोगे तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें टफ़ आएगा, ना कि CUT में बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं कि बेसिक आपको आता है या नहीं आता। ठीक है, तो इतने ही सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन अंडर द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। आपने बैलेंस शीट बनाई थी, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनती थी, सॉरी वर्टिकल बैलेंस शीट बनती थी हमारी, हॉरिजॉन्टल तो पार्टनरशिप में बनती थी। वर्टिकल जो बैलेंस शीट बनती थी हमारी, उस वर्टिकल बैलेंस शीट में हमारे पास एक ऑप्शन आता था शेयर कैपिटल। हालांकि इससे जो इसका जो हेड होता था वो होता था इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। क्या होता था, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में जो शेयर होल्डर फंड्स होते थे, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर हमारे पास एक चीज़ आती थी शेयर कैपिटल, है ना। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सारी चीज़ें आती थी ना। तो उस शेयर कैपिटल के अंदर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी चीज़ें आएंगी। तो शेयर कैपिटल के अंदर कौन सी चीज़ें आएंगी वो हम बैलेंस शीट में नहीं लिखते थे, आप नोट्स टू अकाउंट बनाते थे, नोट्स टू अकाउंट बनाते थे। और नोट्स टू अकाउंट में जितनी भी चीज़ें लिखी जाती थी वो सारी की सारी किस में लिखी जाती थी, शेयर कैपिटल वाले अमाउंट में लिखी जाती थी। अब नोट्स टू अकाउंट में आप क्या क्या लिखते थे, ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ऑथराइज कैपिटल लिखते थे, इशूड कैपिटल लिखते थे, फिर लिखते थे सब्सक्राइब्ड। और सब्सक्राइब्ड के अंदर आती थी दो चीज़ें, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप,
और दूसरा आता था सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो ये चीज़ें आती थी किसमें, शेयर कैपिटल के अकाउंट में। अब इनमें से चारों में से जो भी चीज़ यहाँ पर दे रखी है वही आपका क्या है, ऑप्शन होगा। तो देखो पहला क्या है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ये ऑप्शन है बिल्कुल। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ये भी आता है, बिल्कुल आता है। अच्छा, दो ऑप्शन हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि नीचे देखो ऑप्शन तो ये है ना हमारे पास कि ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड, इस तरीके से। तो आप इसमें से चेक करो कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, फिर ऑप्शन देखना है यहाँ पर। तो दो चीज़ें आ गई, पहला और दूसरा आ गया। कैपिटल रिजर्व आता है, नहीं आता। जनरल रिजर्व कैपिटल आती है, वो तो आती ही नहीं है बैलेंस शीट में, ठीक है ना। तो अब देखो क्या क्या हमारे पास आ गया, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब ऑप्शन हो गया पहला और दूसरा, तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ये बी वाला होगा। इसमें लिखा है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि शेयर कैपिटल वाले ऑप्शन में क्या क्या आता है। अगर शेयर कैपिटल वाला क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना कि नोट्स टू अकाउंट में जितनी चीज़ें आती हैं वो सारी आती हैं। अभी तो यहाँ पर ऑप्शन ये वाला दे दिया, क्या पता ऑप्शन में ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल आ जाए, तो वो भी लिखते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका असर्शन एंड रीजन की तरह क्वेश्चन है। दो इवेंट दे दिए, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी, इनको पढ़िए और समझिए कि ये सही कौन सा है और गलत कौन सा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट ए एंड बी, और स्टेटमेंट ए को पढ़िए और बी को पढ़िए आराम से। ए क्या कह रही है, इन द इवेंट ऑफ डेथ के समय द कंबाइंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कॉन्टेनिंग पार्टनर विल इंक्रीज। जो कंबाइंड शेयर होता है किसका, कॉन्टेनिंग पार्टनर मतलब जो बच गए हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनका, विल इंक्रीज, उनका जो शेयर है इंक्रीज हो जाता है। सही है या गलत है? सही है। क्यों? क्योंकि क्या है कि जैसे मान के चलो ए बी सी तीन पार्टनर हैं, इसके पास है 30%, इसके पास है 40% और इसके पास है 30%। अब अगर मान के चलो बी की डेथ हो गई तो ये जो 40% है किसके पास जाएगा, ए और सी के पास ही तो जाएगा। बट कितना कितना जाएगा उससे कोई मैटर नहीं करता, वो तो जो क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग। बट उनका शेयर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। तो वही बात कह रहा है कि कंबाइंड शेयर जो है कॉन्टेनिंग पार्टनर का विल इंक्रीज होगा या नहीं होगा? होगा। तो यानी कि पहली स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, सही कह रहा है ये, ठीक है ना। पहली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। दूसरी देखिए, इन द इवेंट ऑफ डेथ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट किस किस कंडीशन में बनता है, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनता है इज ट्रांसफर टू कॉन्टेनिंग पार्टनर इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये बात इसकी गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है ना उसमें हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्रॉफिट और लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस किसका होता है? प्रॉफिट और लॉस उन व्यक्तियों का होता है जिन्होंने वो सारा प्रॉफिट और लॉस कमाया है। अच्छा एक बात बताओ, डेथ से पहले वो व्यक्ति जिसकी डेथ होगी वो प्रॉफिट कमा के गया होगा कि नहीं गया होगा? बिल्कुल गया होगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी डेथ होगी तो उसको अलग कर दो, उसका अकाउंट, उसका पैसा छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो प्रॉफिट है वो उस बंदे ने भी अर्न किया था, तो उसके अकाउंट में उस चीज़ की कैलकुलेशन होगी, उसके जो एग्जीक्यूटर हैं उनको पैसा दे दिया जाएगा। बस समझ रही है? तो ये बात इसने गलत कर दी, ये फॉल्स है। मतलब पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। तो अब ऑप्शन देखिए क्या है। पहला ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, ये नहीं है हमारा। बोथ स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट एंड बी इज़ इनकरेक्ट, ये हमारा सही है कि पहली करेक्ट है और दूसरी इनकरेक्ट है, ठीक है ना। स्टेटमेंट ए इज़ इनकरेक्ट एंड करेक्ट, ये नहीं है हमारे पास। स्टेटमेंट ए एंड बी इनकरेक्ट नहीं, हमारा ऑप्शन क्या है, बी, कि स्टेटमेंट ए जो है करेक्ट है और स्टेटमेंट बी जो है इनकरेक्ट है। बस समझ आई? पहली वाली ट्रू है, दूसरी वाली फॉल्स है। तो इसी तरीके से आपको असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन को समझना है सही ढंग से, ठीक है। क्योंकि आपको बस इतना ही चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। उससे ज़्यादा कोई इसमें कंसेप्ट नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जनरल एंट्री ऑफ
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब देखो डिसोल्यूशन के समय आप कौन सा अकाउंट बनाते हो? डिसोल्यूशन के समय हम जो अकाउंट बनाते हैं वो बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाते हैं ना, तो रियलाइजेशन में अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होता है तो एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट में आते हैं और इनकम हमेशा क्रेडिट में आती हैं। ये एक्सपेंसेस आते हैं इस तरफ, ठीक है। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट में आते हैं। अब बोल रहा है बॉर्न एंड पेड बाय द फर्म ने चेक से क्या करा है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करें। तो जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करते हैं तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि किससे करा है आपने? चेक से करा है। बात समझ आ रही है? तो जितने भी खर्चे पे होते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं, ठीक है ना, और जितनी भी इनकम होती है वो क्रेडिट साइड में आ जाती हैं। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है इसमें। ऑप्शन है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश तो आएगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि कैश में तो कर ही नहीं है, ठीक है। और अगला क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये सही हो सकती है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक ये गलत है, और नन ऑफ दीज ये भी गलत हो गया। तो आपके लिए ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो अगर डेबिट होगा तो किस अकाउंट में होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में होगा। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक्सपेंसेस नहीं होगा, वो क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, ठीक है। ध्यान रखना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन के समय ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म द बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट वाज ₹2 लाख। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको करवाना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि डिसोल्यूशन के समय द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट वाज ₹2 लाख। जब डिसोल्यूशन होता है ना, जितनी भी एसेट्स होती हैं वो सारी की सारी रियलाइजेशन में जाती हैं, और जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं वो भी रियलाइजेशन में जाती हैं। बट एसेट्स डेबिट में जाती हैं और लाइबिलिटीज क्रेडिट में जाती हैं, ठीक है ना। फिर उनको रियलाइज़ किया जाता है, उनको बेचा जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि 2 लाख रुपए की जो एसेट्स है वो आपकी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। 2 लाख रुपए की एसेट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। अब बोला 50% ऑफ दीज सन्ड्री एसेट्स वर टेकन बाय पार्टनर ए एट ₹20% डिस्काउंट। इसमें से 50% ए ले गया, ठीक है। 50% कर दो, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए ए ले गया, और कितने डिस्काउंट पर? 20% के डिस्काउंट पर। यानी कि 1 लाख की चीज़ 1 लाख पे 20% का डिस्काउंट कितना हो गया? 20,000। 20,000 माइनस कर दो 80,000। तो ये जो वैल्यू लेके गया है वो कितने की लेके गया है? 80,000 की, ठीक है भैया। 40% ऑफ रिमेनिंग एसेट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। रिमेनिंग एसेट्स का 40%, ध्यान रखना, 40% ऑफ रिमेनिंग, ना कि 2 लाख का 40%। ध्यान से करना है क्वेश्चन को। 2 लाख का 40% नहीं, रिमेनिंग का 40%। रिमेनिंग कितनी थी हमारे पास? रिमेनिंग ये है, रिमेनिंग कितनी है? 1 लाख, क्योंकि 1 लाख इधर आ गई तो 1 लाख ही बची। अब 1 लाख का 40% यानी कि 40,000। 40,000 सोल्ड कर दिया आपने 30% के प्रॉफिट पर। 30% का प्रॉफिट मतलब 40,000 का 30% कितना होता है? 4 × 12,000 रुपये। 12,000 का प्रॉफिट लगा के उसे आपने सोल्ड कर दिया, तो कितने में कर दिया? 52,000 में, ठीक है। 52,000 का सोल्ड कर दिया, ठीक है। अब कितना बचा हमारे पास? 5% ऑफ द बैलेंस वाज फाउंड ऑब्सलीट, और उसमें से 5% खराब है। तो इसका जो 5% होगा वो खराब है, यानी कि 5,000 रुपये खराब हो गया। चलो कोई भी नहीं, हटाओ इसे। एंड रियलाइज नथिंग, द रिमेनिंग एसेट्स वर टेकन ओवर बाय क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। और बाकी जो बची हुई है, कितने की बची हुई है? 40 और 5 45, यानी कि 55,000 रुपये की बची हुई है। तो ये हमने क्रेडिटर को दे दी। अब आपको क्या क्या समझना है ये ध्यान रखो। अब आपको क्या समझना है? अब आपको ये समझना है कि जितनी भी चीज़ें हैं इनमें से कौन सी चीज़ें आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में आती हैं, ठीक है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या आता है समझो। जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट है, आपने सबसे पहले 2 लाख रुपए लिख दिए होंगे इस तरफ एसेट्स करके, ठीक है ना। एसेट्स करके 2 लाख रुपए लिख दिए होंगे। अब जितनी भी चीज़ें बिकती जाएंगी ना वो क्रेडिट में आती जाएंगी। अब देखो, पार्टनर्स को आपने 80,000 रुपये की चीज़ बेच दी, उससे पैसे मिलेंगे। तो 80,000 रुपये यहाँ लिख दिया आपने, कौन से वाले? जो पार्टनर्स को आपने दिया है, ठीक है। क्योंकि 80,000 की तो रियलाइज़ हुई है, थी 1 लाख रुपए की, रियलाइज़ कितने की हुई? 80,000 की। रियलाइज़ देखनी होती है, ठीक है ना। अगला जो 40,000 वाली चीज़ 52,000 में बेची है, ये भी लिखो यहाँ पर 52,000।
बैंक आ जाएगा, पैसे आए। अगला 5000 ऑब्सोलेट हो गई, ख़त्म हो गया। ख़त्म होने वाली चीज़ों को नहीं लिखा जाता। जिसकी वैल्यू 0 है उसको क्या लिखेंगे, तो 0 है तो 0 ही लिख दो, तो 0 ही रहेगा वो तो, ठीक है। अगला जिसकी सेटलमेंट होती है, सेटलमेंट वाली चीज़ों को भी नहीं लिखा जाता, सेटलमेंट वाली चीज़ों को नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि वो दोनों तरफ इफेक्ट करती हैं, क्रेडिट में भी और डेबिट में भी। एक तरह से क्रेडिटर भी तो कम होंगे, क्रेडिटर जब कम होंगे वो इधर लिखे जाते हैं, और जब एसेट्स कम होगी तो वो इधर लिखी जाएगी। तो इसका कोई इफेक्ट पड़ रहा है? कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेटलमेंट वाली चीज़ें होती हैं उसको भी नहीं लिखा जाता। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, रियलाइजेशन अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है ये बताइए। तो इन्हीं दोनों अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है। बात समझ रही? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन लेंथी था, समझना जरूरी था सही ढंग से। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा से समझ लेना, ठीक है ना। और नहीं आया होगा फिर कमेंट करके पूछ लेना, मैं सही से दोबारा से समझा दूंगा। 80,000 और 52,000, तो ये हो गया आपका 1,32,000। 1,32,000 से ये अमाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो 1,32,000 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। करते हैं अब अगला क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया। असर्शन रीजन जैसे ही होते हैं ये। 14 कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट ए एंड बी, स्टेटमेंट ए एंड बी, देखो कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। ट्रू और फॉल्स ही देखना है इसमें, और ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डिबेंचर्स आर इशू एट पार, अगर डिबेंचर को इशू करा एट पार, पार का मतलब जितने का है उतने का करा इशू, दे कैन नॉट बी रिडीम एट प्रीमियम, उसको रिडीम नहीं किया जा सकता प्रीमियम पे। ये तो गलत कह रहा है। आपने इशू कर दिया 10 रुपये का, ठीक है, और जब रिडीम मतलब रीपेमेंट की बारी आई तो क्या आप उसे एक्स्ट्रा पैसे दे के रिडीम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात जो इसने कही है, इसने कहा है कैन नॉट बी रिडीम एट प्रीमियम, तो ये तो गलत कह रहा है, ठीक है, ये गलत कह रहा है। तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट। बात समझ रही? ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये प्रीमियम पे रिडीम किया जा सकता है। डिबेंचर आर नॉर्मली शोन एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये भी गलत कह दिया। क्यों? क्योंकि डिबेंचर नॉर्मली शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म होते हैं। कैसे होते हैं? लॉन्ग टर्म होते हैं। डिबेंचर हम जब भी लोन लेते हैं पब्लिक से वो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, ऐसे छोटे मोटे काम के लिए थोड़ी लेते हैं कि 2 दिन के लिए ले लो या 2 महीने के ले लो, ऐसा नहीं होता। ये हमेशा क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म होते हैं। तो मतलब दोनों ही चीज़ इसने इनकरेक्ट कह दी भाई, दोनों ही चीज़ क्या कह दी? इनकरेक्ट। ये आपको ध्यान होगा कि हम रिडम्पशन जो है वो प्रीमियम पे कर सकते हैं, चाहे वो पार पे करी हो चाहे डिस्काउंट पे करी हो, किसी पे भी करी हो, ठीक है। दोनों ही चीज़ इनकरेक्ट हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा? बोथ स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी आर इनकरेक्ट। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन के सीरीज़ लेके आएंगे। ये प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन लेके आएंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इनकी सारी PDF मिल जाएंगी, ठीक है। बट आंसर्स आपको इसी में मिलेंगे, उनमें मैं आंसर नहीं दूंगा। जैसे ये मेरे पास PDF है ना, उसी PDF को मैं अपलोड कर दूंगा तो आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, XYZ अ कंपनी इशू 25,000 9% डिबेंचर। 25,000 9% डिबेंचर, ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। 25,000 डिबेंचर इशू करें, 100 रुपये का एक, ये जो 9% होता है इसका क्या होता है? रेट ऑफ रिटर्न, इतने रुपए उसको मिलते हैं, ठीक है। 100 रुपये का ईच, तो ये फेस वैल्यू होगी। डिस्काउंट पे करा है 5% की, मतलब इशू करते समय डिस्काउंट दे दिया 5%। क्या डिस्काउंट पे दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अब कह रहा है कि रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, मतलब रिडीम करते समय उसको हम एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। कितने पैसे एक्स्ट्रा दे रहे हैं? 10%, ठीक है। अच्छा 10% किसका? 100 रुपये की चीज़ थी, 5% का डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब 95 का हो गया। अब ये बताओ जो प्रीमियम है वो किस पर लगेगा? 95 पे या 100 पे? यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। ध्यान रखना है, हमेशा जो परसेंटेज निकलती है वो हमेशा फेस वैल्यू पे निकलती है। किस पे निकलती है? फेस वैल्यू पे। ये भी परसेंटेज फेस वैल्यू पे निकलेगी और ये भी किस पे निकलेगी? फेस वैल्यू पे। तो इसका मतलब फेस वैल्यू कितने की थी? 100 रुपये की। 100 रुपये की चीज़
10% का प्रॉफिट लगाकर आपने उसे प्रीमियम पे रिडीम कर दिया, तो इसका मतलब 110 का कर दिया। कितने का कर दिया? 110 का कर दिया। और शेयर कितने थे? अब क्वेश्चन कह रहा है दिस डिवेंचर वर रिडीमेबल और एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट होगा, मतलब आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो कितने देने पड़ेंगे? 110 रुपये देने पड़ेंगे भाई। और कितने शेयर्स के देंगे? 25,000 शेयर्स के। 25,000 के 110 रुपये, तो 25 को 11 से मल्टीप्लाई करा तो 275 आता है और ये 4 जीरो हो गई। ठीक है, तो यानी कि 27,50,000 रुपये आपको पे करने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ रही है? तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सही तरीके से समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि समझ में ही आए होंगे। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना और समय मतलब आप रेगुलर बेसिस पर अकाउंट्स और मैथ की जितने भी प्रैक्टिस पेपर हैं मैं आपको करवाता रहूँगा और इसी प्रकार से करने से ही आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर आप ऐसा करोगे ना, जो सिलेबस है कि आपके पास इतने सारे चैप्टर हैं और एक एक दिन में हम पहले एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, देन फिर उसके प्रैक्टिस पेपर करेंगे, तो बेटा इस तरीके से ना आपकी प्रिपरेशन सही से हो नहीं पाएगी। आपके पास कुल मिला के 40 या 45 दिन होते हैं। 40 या 45 दिन में आप कम से कम 40 या 45 अगर प्रैक्टिस पेपर कर लेते हो ना, तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी गारंटेड। क्योंकि देखो, आप अभी 12th का एग्ज़ाम दे के आए हो, एग्ज़ाम में आपने रिवीजन करा होगा, पूरे साल का पढ़ा होगा। ठीक है, तो साल की कैलकुलेशन आपको पता होगी। आप बस क्या करो, प्रैक्टिस पेपर करो जितने भी हो सकते हैं। प्रैक्टिस पेपर से ही आप CUT के एग्ज़ाम अच्छे नंबर से पास कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी डाउट हो किसी भी कंसेप्ट में जो आपने नहीं पढ़ा हो, उसको आप कमेंट में लिख देना, वो सारे कंसेप्ट में आपको करवा दूंगा। ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले प्रैक्टिस पेपर आपको टाइम टू टाइम मिल जाएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।